प्री मैच्योर बेबी अगर किसी का है तो किन किन चीज़ों को शुरू से ध्यान में रखना चाहिए मोटे तौर पर? और क्या आप मान के चलिए जैसे प्री मैच्योर बेबीज़ हैं तो प्री मैच्योर नाउ इट इज़ प्री मैच्योरिटी इज़ वेरी कॉमन, काफ़ी बढ़ गई है पहले से, ठीक है। अब उसमें रीज़न बहुत सारे हैं, उसमें अलग चीज़ है वो। लेकिन प्री मैच्योर अगर बेबी है तो प्री मैच्योर बेबीज़ में एक तो मान के चलिए कि जो बेबी को 2 महीने बाद होना था वो 2 महीने पहले पैदा हो गया। तो आप जो बच्चे का ग्रोथ 2 महीने तक पेट के अंदर होना था वो अब बाहर हो रहा है। तो हम वी कैन नॉट कम्पीट विद द नेचर, है ना। नेचर का अलग सिस्टम है, पूरा सिक्योरिटी के साथ होता है, पूरी अच्छे से एकदम क्या बोलते हैं परफेक्ट सिस्टम होता है। लेकिन वो अब बाहर हो रहा है तो उसमें इम्परफेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे में बीमारी पकड़ने के, उसको लंबे समय तक NICU में रहना, तरह तरह की दवाइयाँ, कई बार वेंटिलेटर, है ना, कई तरह की एंटीबायोटिक्स, ये सब भी चलती है, तब जाके बच्चा सरवाइव करने के चांसेस होते हैं प्रीमेच्योर बेबीज़ में। अब ऐसे बेबी जिनको शुरुआत में ही काफ़ी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं तो वो उनमें आगे पूरी मैच्योरिटी आने में भी टाइम लगता है। प्लस उन बीमारियों की वजह से शरीर में जो कमियां रह गई, जो शरीर में डिफेक्ट आ गई या शरीर में जो इंजरी हो गई, उनकी वजह से भी उनके ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे सपोज़ कोई बेबी वेंटिलेटर पे है, बहुत सारी दवाइयाँ चली, बहुत कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दी है, उसके बाद जाके वो सरवाइव किया है, तो ऐसे बच्चे मान के चलिए कि अगले 4-6 महीने 1 साल तक बहुत ज़्यादा लायबल होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लो इम्यूनिटी के होते हैं, जिनमें अदर डिजीज़ पकड़ने की संभावना भी ज़्यादा ही रहती है। तो जिनके बच्चे प्री मैच्योर हैं और जिनको ज़्यादा लंबा नर्सरी में रखना पड़ा है, उनको मान के चलिए अगले 1 साल तक कम से कम काफ़ी ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे दोबारा बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ ऐसे पेरेंट्स को कुछ सुझाव आपकी तरफ से, और क्या करें साल भर तक संभल के रहने के अलावा? देखिए, जो जनरल इंस्ट्रक्शन हम ये देते हैं कि एक तो हमेशा आप डॉक्टर की सलाह से ही कोई काम करें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई काम ना करें, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स आसपास के लोग बता रहे होते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, और उस चक्कर में कई बार गलत प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं। तो हम इसलिए मना करते हैं कि आप बिना डॉक्टर के सुझाव के कोई काम ना करें। दूसरा, बच्चे में जितना ज़्यादा हो सके आप कॉर्डन ऑफ करके रखें, किसी को ज़्यादा मिलने जुलने ना दें। जितने लोग मिलने जुलने आते हैं, जितने लोग विजिटर्स होते हैं, इन्फेक्शन लाते हैं और इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, और उन्हें पकड़ने की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है, आशंका भी ज़्यादा होती है। उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन लगाएं। अगर वैक्सीनेशन होता है तो उससे इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, तो प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन लगाने के लिए हम एडवाइस करते हैं। अब बाहर घुमाना या फिर आउट स्टेशन जाना या कहीं पे गैदरिंग में ले जाना हम अवॉइड करने बोलते हैं, क्योंकि ये सब जगह पे भी भीड़ भाड़ होती है। मतलब 1.5 साल के हाँ, शुरुआती दौर पे 1 साल तक कम से कम। प्लस फिर न्यूट्रिशन पे हम ज़रूर ध्यान दें, बोलते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए। मिल्क जैसे हम बताते हैं वैसे मिल्क देना है, चाहे जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करना है तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीड समय पे स्टार्ट करें, प्रॉपर अमाउंट में दें, क्या देना है, कितना देना है, कैसे खिलाना है, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे करके एडवाइस करते हैं। तो आपको एक बच्चे की फाउंडेशन तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चा नेचुरली अपने तरीके से नहीं ग्रो कर रहा है, इसको अपने पहले आर्टिफिशियली उसको पहले बचाया और उसके बाद अब आर्टिफिशियली ग्रो कर रहा है, तो उसको एक संभालना और उसकी एक अच्छी मजबूत फाउंडेशन तैयार करना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी फाउंडेशन पे आगे जाके उसका पूरा भविष्य होना है। ठीक है, अगर यहीं पे शुरुआत में ही गड़बड़ चलते रहेगी तो आगे संभलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो हम ये 4-5 इंस्ट्रक्शन तो दे के ही रखते हैं कि बच्चे को विजिटर से कम मिलाइए, प्रॉपर वैक्सीनेशन कराइए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए, और जितना कम से कम हो सके उतना विजिटर्स रखिए। इस तरह से अगर मिलके कोई काम कीजिए, और कोई भी काम हो अपने डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही करिए, क्योंकि ऐसे में अब कोई एक उनके पड़ोसी बता दें कि नहीं मेरा बच्चा भी प्री मैच्योर हुआ था, हमने तो उसको ये दिया था वो दिया था, इस तरह से करके, तो वो हर प्री मैच्योर बच्चे में वही चीज़ लागू होगी ऐसा नहीं है ना। हर बच्चा एक यूनिक है, उसके हिसाब से उसके लिए क्या ज़रूरी है वो हम एडवाइस करते हैं, वो तब बच्चा उसके लिए सूटेबल रहता है। मोटे तौर पे कितने साल तक आप कहते हैं कि प्रीमेच्योर बेबी को लेकर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है? साल भर की बात आपने कही, आगे भी क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की गुंजाइश होती है क्योंकि वो प्रीमेच्योर है, या सब कुछ ठीक ठाक चलता है? वो डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लिकेटेड कोर्स था उसका एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना। अगर उसके बर्थ के समय कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे, मान लो किसी बच्चे के अंदर में प्री मैच्योरिटी के समय ब्रेन हेमरेज हुआ था, है ना, उसके चांसेस होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को ब्रेन हेमरेज हुआ था
सीजर्स वगैरह हुए थे तो हमको आगे नज़र रखनी पड़ेगी कि उसका ब्रेन का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसको आगे फर्दर सीजर वगैरह हो रहे हैं कि नहीं। अब वेंटिलेटर पे कोई बच्चा है तो उसके लंग्स काफ़ी वीक हो गए होंगे मान के चलिए, क्योंकि उसमें इंजरी हुई रहती है। तो ऐसे बच्चे जिनके वेंटिलेटर चले हैं और जिनको लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ा है, उसको हमको लंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे मॉनिटर करना पड़ता है कि उसके लंग्स प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, उन लंग्स में डैमेज की वजह से परमानेंट स्कारिंग तो नहीं हो गई है या कोई एम्फाइसेमा तो नहीं डेवलप हो गया है। आइज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो बच्चे प्री मेच्योर डिलीवर होते हैं उनमें रेटिना का डेवलपमेंट बिगड़ता है, उनमें वेविंग वगैरह हो जाती है, आरओपी कहा जाता है जिसको। तो समय पे उसको कैच करके उसको डायग्नोज करके ट्रीट करना पड़ता है, अदरवाइज़ बच्चे के ब्लाइंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आरओपी स्क्रीनिंग की जाती है। ऐसी हियरिंग को लेके किया जाता है कि जो बच्चे प्रोलॉन्ग कोर्स रहा है जिनका नर्सरी में, उनके हियरिंग डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं, तो उनका हियरिंग टेस्ट भी कराया जाता है कि उनमें हियरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसी पेट के बारे में हम जीआईटी जो होता है सिस्टम, जिन बच्चे में एनईसी हुआ है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस कहा जाता है, वो बच्चे जिनको एनईसी हुआ है वो उनके आगे एब्जॉर्प्शन की पावर ठीक है कि नहीं, उनमें माल न्यूट्रिशन तो नहीं हो रहा है, उनमें प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आगे मॉनिटर की जाती हैं। तो बच्चे की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, उसके हिसाब से हमको आइडेंटिफाई करके उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग और उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को टारगेट करके हमको उसका फॉलोअप देखना पड़ता है कि बच्चा आगे इन सब पैरामीटर्स पे सही जा रहा है कि नहीं। अगर कहीं भी इन पैरामीटर्स में कमी नज़र आती है तो हमको उसी समय उसके हिसाब से इंटरवीन करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब एडल्ट हो रहा हो, एडल्ट भी होता है, तो पेरेंट्स को एक खास नज़र तो रखनी पड़ेगी अपनी प्रीमैच्योर बेबी को लेकर, ऐसा भी है? नहीं, पर जैसे जैसे मान लो अगर उसके जो डेवलपमेंट सब माइलस्टोन उसने अपने समय पे सब चीज़ें अचीव कर लिया है तो फिर कोई घबराने की बात नहीं आगे। लेकिन वही शुरुआती 1, 2, 3 अप टू 5 ईयर्स तक डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है ना, ब्रेन से लेके बॉडी के हर ऑर्गन का। तो अप टू 4-5 ईयर्स तक बच्चे के जो सब पैरामीटर्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, अगर वो प्रॉपरली अचीव करते जा रहा है तो फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।